नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद, झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, फैजाबाद की मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार किए जाने को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। फाइनल मतदाता सूचियों का प्रकाशन 6 जनवरी को होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत पांडुलिपियों की तैयारी और मुद्रण 27 नवंबर तक पूरा किया जाएगा और मतदाता सूचियों के ड्राफ्ट का प्रकाशन 2 दिसंबर को किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। उनका निस्तारण 30 दिसंबर तक पूरा कर अनुपूरक सूची जारी कर दी जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित होगी। कर्नाटक के उडुपी पुलिस ने जिन 2 युवकों को समुद्री सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने के मामले में पकड़ा है, उसके बारे में अभी लोकल पुलिस कुछ कहने से बच रही है। बताया जा रहा है कि लोकल पुलिस कर्नाटक से मिले इनपुट के आधार पर जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह ने साफ कहा है कि अभी उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर सुरक्षा एजेंसियां हमसे संपर्क करती हैं तो जांच में मदद की जाएगी। कर्नाटक के उडुपी जिले की पुलिस ने देश की समुद्री सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए सुल्तानपुर के 2 युवकों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान रोहित 29 वर्ष और संतरी 37 वर्षीय के रूप में हुई है। उडुपी पुलिस ने दोनों को जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार रोहित मालपे स्थित कोचीन शिपयार्ड में इंसुलेटर था, जबकि संतरी केरल के कोचीन शिपयार्ड में काम करता था। दोनों युवक गोपनीय दस्तावेज, वेसल नंबर और जहाज निर्माण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सीधे पाकिस्तान के फोन नंबरों पर भेजते थे। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से कई चैट, दस्तावेज और मीडिया फाइलें बरामद की गई हैं। उनकी फोरेंसिक जांच कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जासूसी कब से चल रही थी और इनके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम तो नहीं कर रहा। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध सप्लाई में मदद करने के आरोप में इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू को 4 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये घूस 4 नवंबर को एफआईआर के मुख्य आरोपी आसिफ और उसके करीबियों की मदद के लिए दी जा रही थी। 4 नवंबर को गाजियाबाद के नंदग्राम में कोडीन सिरप सिंडिकेट के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और आसिफ समेत 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। शुभम जायसवाल ने फर्जी फर्म और मेडिकल स्टोर के नाम पर कफ सिरप सप्लाई का बड़ा नेटवर्क चलाया। एफएनटीएफ के वाराणसी में इनके गोदाम पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की कफ सिरप बरामद की थी। वाराणसी के रोहनिया और कोतवाली थाने में भी शुभम और उसके पिता भोला प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद में आसिफ शुभम जायसवाल का पूरा सिंडिकेट संचालित करता है और इस नेटवर्क के तहत सिरप को गाजियाबाद, वाराणसी, सोनभद्र के रास्ते झारखंड, बिहार, नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश तक सप्लाई किया जाता था। बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आसिफ और शुभम जायसवाल दुबई भाग गए और वाराणसी पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा आरोपी इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश कर जुडिशियल रिमांड मिलने के बाद जेल भेजा गया है। दिनांक 20 नवंबर को गाजियाबाद कमिश्नरेट के अंतर्गत स्थानीय पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी। क्राइम ब्रांच में नियुक्त इंस्पेक्टर रमेश सिद्धू के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 691/25 के अंतर्गत अपराधी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उससे कुछ नगद धनराशि की मांग की गई है और उससे पैसे लिए गए। इस क्रम में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां छापेमारी की गई और वहां इंस्पेक्टर को नगद धनराशि के साथ गिरफ्तार किया गया। ये नगद धनराशि लगभग 4 लाख रुपए है। प्रकरण में सिहानी गेट थाना के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुसंबद्ध धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को बढ़ाने की तैयारी में जुट गई हैं, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकें। इसे लेकर मायावती ने प्रदेश में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने में शताकत लगा दी है। राजधानी में हुई विशाल रैली ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है, जिसके बाद अब बसपा अपनी ताकत नोएडा में दिखाने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में 6 दिसंबर को नोएडा में बड़ी रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती खुद शामिल होंगी। बसपा नोएडा रैली को अपनी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा मान रही है। सूत्रों का कहना है कि लखनऊ रैली में मिली उम्मीद से ज्यादा भीड़ ने शीर्ष नेतृत्व को बेहद उत्साहित किया है और मायावती नोएडा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और
वहां के वोटरों को संदेश देने की योजना बना रही हैं। रैली में बड़ी संख्या में दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और व्यापारी वर्ग के जुड़ने की संभावना जताई जा रही है और पार्टी का लक्ष्य है कि नोएडा की यह रैली आगामी चुनावों से पहले बसपा की ताकत और संगठन क्षमता का प्रदर्शन बने। 6 दिसंबर को रैली का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस दिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। मायावती इस रैली को अम्बेडकरवादी आंदोलन का संदेश देने और बसपा की मूल वैचारिक लाइन को मजबूत करने का अवसर मान रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो नोएडा की यह रैली पश्चिमी यूपी की राजनीति में नई समीकरण बना सकती है। बीएसपी लंबे समय बाद बड़े स्तर पर एनसीआर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसे विपक्ष भी बारीकी से देख रहा है। प्रयागराज में अमृत स्नान की तर्ज पर माघ मेले में पहली बार पर्व स्नान होगा। जगत गुरु रामानंदाचार्य, महामंडलेश्वर द्वाराचार्य, संत महंत श्री महंत की शोभा यात्रा पर्व स्नान के लिए निकाली जाएगी और माघ मेले में होने वाले पर्व स्नान का नजारा महाकुंभ के शाही स्नान की तरह ही होगा। माघ मेले में बनारस के मठ, मंदिर, आश्रम के साथ ही शंकराचार्य के भी शिविर लगेंगे। पौष पूर्णिमा के साथ ही संगम तट पर माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। देश भर के संत समाज के साथ ही काशी के मठ, मंदिर और अखाड़ों के प्रतिनिधि संगम के तट पर अपने अपने शिविरों के लिए तैयारी में जुट गए हैं। खाकचौक के प्रधानमंत्री जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा ने बताया कि महाकुंभ के बाद लगने वाला माघ मेला भी बेहद भव्य होगा। इस बार माघ मेले में अमृत स्नान की तर्ज पर पर्व स्नान की तैयारी की जा रही है। इसमें जगत गुरु शाही स्नान की तरह शोभा यात्रा निकालेंगे। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तर्ज पर ही पर्व स्नान के आयोजन होंगे। जो भी श्रद्धालु महाकुंभ के अमृत स्नान में शामिल नहीं हो सके थे, उनके लिए पर्व स्नान में शामिल होने का मौका रहेगा। यह महाकुंभ में होने वाले अमृत स्नान की तरह ही होगा। इसमें अभी अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से बेहद ही सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां शादी के 7वें दिन बाद ही दूल्हे का मर्डर कर दिया गया। कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी नई नवेली दुल्हन ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर किया। हत्या की जांच जब पुलिस ने की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। नवविवाहिता रुखसाना ने शादी के 7वें दिन परशुरामपुर के वेदीपुर गांव निवासी पति अनीस 27 वर्षीय की हत्या करा दी। लड़की अपने ननिहाल के गांव में रहने वाले दूसरे समुदाय के प्रेमी रिंकू कनौजिया से शादी करना चाहती थी। मंसूबे में नाकाम होने पर प्रेमी के साथ मिलकर उसने खतरनाक साजिश रच डाली और हत्या के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने गोंडा के खोडारे थाना इलाके के बेनमवा गांव की रहने वाली रुखसाना और उसके प्रेमी और थाना इलाके के महुआ डावर निवासी रिंकू कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या के समय बाइक चला रहे किशोर को भी हिरासत में लिया गया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए बस्ती के एसपी अभिनंदन ने बताया कि रुखसाना बुधवार को ही पति के घर से ननिहाल महुआ डाबर चली गई थी और वहां रिंकू के साथ साजिश रचने के बाद अगले दिन ही पति की हत्या करा दी। रुखसाना और रिंकू को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल अपचारी को संरक्षण गृह भेजा गया है और हत्या में प्रयुक्त तमंचा, कारतूस का खोखा और बाइक भी बरामद कर ली गई है। बंदायूं के उजानी में 7 दिन से लापता बच्चे का शव आज सुबह उसके ही घर के पास खाली प्लॉट में पड़ा मिला। पुलिस के मुताबिक बच्चे के शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि परिजनों ने किसी भी रंजिश से इनकार किया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। परिवार का शव देखते ही कोहराम मच गया और सुबह 7 दिन से लापता था। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुबह चटैया निवासी राजमिस्त्री अबर इंसारी का इकलौता बेटा था और घर वालों मोहल्ले के लोगों ने उसकी गुमशुदगी के बाद पिछले 1 सप्ताह से दिन रात खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया था। आज शनिवार सुबह जब शव मिला तो परिवार की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग भी बाहर आ गए और सूचना मिलने के बाद एसपी सिटी और सीओ झारीबारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य और नमूने एकत्रित किए और पुलिस के अनुसार मृतक सुबान के शरीर पर कई चोटों के निशान मिले हैं जो किसी गंभीर घटना की ओर संकेत कर रहे हैं। मासूम गरीब नवाज प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 का छात्र था और 4 बहनों में इकलौता भाई होने के कारण परिवार का दुलारा था। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।